हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट। पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए। ऑड इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मोक टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए सरकार को। बट टुडे, to give credit where it's due, we have amongst us एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्लीज फ्यूचर। दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आइस व्हीकल्स जो है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इंपैक्ट नहीं लाने वाली है। और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई है। वेलकम टू द प्रोग्राम मैम। थैंक यू सो मच। I have to say this out right in the beginning कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे। कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है, इसके बारे में इवन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी। क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से 3 चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। नंबर 1, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी। नंबर 2, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी। और नंबर 3, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी। पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं? ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने OEMs को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा DTL, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी। और अभी वर्तमान में 9,000 चार्जिंग पॉइंट हमारे पास हैं। हमारा टारगेट 32,000 तक जाने का है, और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी DTL को बनाया है। हम काम कर रहे हैं, OEMs को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इवन सोसाइटीज को और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूँ दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है। और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी MCD की है, कभी किसी और अथॉरिटी की है, कभी NDMC की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आप कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर रीच हो पाएगा? मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, MCD में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने
बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप सब ने अपनी लैंड दी। और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, 1 साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा, तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है। जी जी। पूरी पॉलिसी में करीब 7,000 करोड़ की बात हुई है, जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8,000 करोड़ और हैं। टोटल 15,000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये 2V व्हीकल्स जो हैं, जो टू व्हीलर्स हैं बेसिकली, EV व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहाँ दिक्कत आएगी कि जो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है। आपकी EV जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगे? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये 2 वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए, ये हम इंश्योर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है, वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक व्हीकल पे, यानी 2 व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो 30,000 रुपए आपको सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का, फिर स्क्रैपिंग पे हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, उतनी यहाँ की जनता की भी है। तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मैंडेट और मोटिवेशन दोनों इस पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है कि एडॉप्शन में लोग जा रहे हैं और स्टेक होल्डर हमारे साथ खड़े हैं। ओके अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है। उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है। आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027 देयर विल बी अ फेज आउट। नई 3 व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगी, 2 व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगे, वो सारे आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है। उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई? 2 कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है। उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टेरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट, अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है 2 व्हीलर का और 3 व्हीलर का। उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं। तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई टू 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को EV में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ, ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, जो दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है कि
ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है, ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए। तो हमने पूरी तरीके से हर सेगमेंट को देखा है और प्रायोरिटी वाइज देखा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर को हमको कितना वेटेज देना है, हमको मिडिल क्लास मैन को कितना देना है जो कि अपना सिंपल कार चला रहा है, और N2 ट्रक्स के लिए कितना देना है। तो हर व्यक्ति का इसमें ध्यान रखा गया है, हर सेगमेंट को कैटर किया गया है, ताकि दिल्ली को एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री करना है। जी मैं N2 के लिए बस क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आया। N2 आपके N1 हो गई आपकी वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कम्युनिटी दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक्स बड़ी होती है जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2। जी बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रेइंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है। उस पे आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था? आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है। सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए, वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल। हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है, दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हों, हमारी MRS मशीनें हों या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है। अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक भी 100%। और हम सब मिलकर के, वो प्राइवेट स्कूल्स हों, वो हमारे ट्रक्स हों, 2 व्हीलर्स हों, 3 व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं। ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा? ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है। उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। आपने कहा सारे डिपार्टमेंट साथ में हैं। मैं आपकी पूरी टीम से बात कर रही थी इस इंटरव्यू के रिसर्च के लिए और हमें पता चला कि एक ईवी सेल बनाया गया 1 साल पहले, जिसमें सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करा गया, OEMs को इंक्लूड करा गया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। आई एम टोल्ड नेशनल सोलर अलायंस वगैरह भी गए। आपकी टीम लंदन, नॉर्वे, चाइना, काफी सारे उन्होंने मॉडल्स पढ़े। तो कोऑर्डिनेशन इंटरनल दिल्ली सरकार का इसमें काफी अच्छा दिख रहा है, पॉलिसी में दिख रहा है। पर असल कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए ईवी के लिए और ईवी पॉलिसी लाने के लिए या प्रदूषण कम करने के लिए, वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो आपकी नेबरिंग स्टेट्स का भी है। वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे लाएंगी? ऑफ कोर्स दिल्ली NCR पूरा इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली के पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। आज हमें हमारे बॉर्डर एरिया, हमारा NCR एरिया, हर जगह से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको केवल दिल्ली नहीं। मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि चाहे वो हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उसने हमारी पूरी मदद करी। इसमें हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी मदद करी, CAQM ने, और करी थोड़ी हर राज्य जो NCR में हमारे ये जुड़े हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी योजना हमको दी, जिसमें कि ओल्ड बसेस को, ट्रक्स को EV पे लेके जाने के लिए उन्होंने NCR के हर जिले को मदद करने की बात कही। और उसमें जो 8% सब्सिडी की मैंने बात कही, या उसमें लोन के ऊपर जो रिबेट है 5% का, वो दिल्ली NCR के हर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा
दी जा रही है। और दिल्ली की जब ये ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी यही ईवी पॉलिसी को बाकी राज्य भी फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, CAQM इसमें इनिशिएटिव ले रही है। हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसकी चिंता कर रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये देश की राजधानी का विषय है और इसलिए हर सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार इसमें जुड़ी है और उनका पूरा बैकअप हमें मिल रहा है, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। आपकी बात हो पाई है बाकी मुख्यमंत्रियों से इसके बारे में? हम कई बार एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मैंने बताया कि नॉर्दर्न जोन की जब काउंसिल का मीटिंग था उसमें भी हरियाणा CM, यूपी के रिप्रेजेंटेटिव, राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इन सभी समस्याओं को समझा और इसीलिए जब हमने दिल्ली का अपना विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है तो हमने ये पूरी तरीके से बता दिया कि 1 नवंबर से लेकर फरवरी तक हमारी टेरिटरी में यानी दिल्ली राज्य में BS6 के नीचे के व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। ये सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो बाकी के राज्य भी अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं, उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि जब एक माइंडसेट की और एक नेतृत्व की सरकारें होती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली NCR देश की राजधानी आगे बढ़ रही है और अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है। जी, आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें अब मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या अब ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम November 1st टू February 28th और ग्रैप अब नहीं लगेगा? देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है कभी 2 दिन लग गया, 1 दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है, ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको PUC के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप 10th दिसंबर से January 20th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है, कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे। पर बाकी के साल में जो ग्रैप की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी, वो एज इट इज चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैप की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैप में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी? देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पे जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली। अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेज ढूंढ लेते हैं। देखिए, दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस। तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में? आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती। हमने पीछे ही अपनी DPCC को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर, जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं और हर तरीके से, चाहे हमारा PWD हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं।
और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं। सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पोल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आपने कहा कोई व्यक्ति 2 गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो 2 व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके, एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में 4 गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है। हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ रहता है, परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है। उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है। और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर, खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं। हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम नहीं है, वो साल भर की प्रॉब्लम है। मैं उसको एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगी। मैं कहूंगी पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारत की प्रॉब्लम है। जब नेशनल लेवल पर ये डिस्कशंस होते हैं, दिल्ली जोग्राफिकली ऐसे प्लेस्ड है, एक बेसिन बना हुआ है कि हमें ज्यादा वो फेस करना पड़ता है। अगर आप नोटिस करें तो देश भर की सारी मेट्रोज उतनी ही चोक होती हैं, दिल्ली ज्यादा चोक होती है। नेशनल लेवल पर क्या ये बात हो पा रही है? क्या आप ये लेकर गई हैं सेंटर, एंड वहां पर क्या डिस्कशन हो रहा है इस मामले में कि क्योंकि अगर सीरियसली हमें दिल्ली को क्लीन करना है, हवा को क्लीन करना है, तो एक कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड एफर्ट लगेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग है सरकार के पास अभी? ये अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो मैंने बताया कि ये इतने राज्य एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली कैसे इस 1 साल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। आज हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है वो 100% ईवी की ओर जा रही है। आज 4,500 बसेस हमारी ईवी हैं जो पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। आज हमारे यहाँ मेट्रो की जो नेटवर्किंग है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज ईवी पॉलिसी पूरे देश में सबसे मजबूत ईवी पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीजें जो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो दिल्ली शहर को बेहतर करने के लिए, देश की राजधानी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें केंद्र का, इसमें हमारे पड़ोस के राज्यों का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, क्योंकि केंद्र भी ये सोचता है कि देश की राजधानी में ये पॉल्यूशन कम होना चाहिए। और इसीलिए एनसीआर को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कॉमन पॉलिसी के माध्यम से हम चीजों को ठीक करें। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ काम किया और दिल्ली राज्य मजबूती से इसमें आगे बढ़ रहा है। मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में। तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं, जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन? आप ये देखिए परसेंटेज में या टाइम में, अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बंधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस 1 साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं। हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है। और इस सब चीजों को जोड़ते हुए, जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है। आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, आपने कैलकुलेशन करा होगा, जब पॉल्यूशन ईयर आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा? क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा। क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं? आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा, आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा। नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए। चलिए
रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते ये सवाल आपने मुझसे कम हो जाएगा? पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी, तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस 1 साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे में हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए। हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है। और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूँ दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा। आई एम श्योर ये सब करने के बाद आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी। उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की। पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बन के पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं। आई एग्री विद यू मैम, आई एग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी हैं। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू अंडरस्टैंड what are your top 3 priorities, things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy, कि ये 3 चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली। मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट नंबर 1 प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था। आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है जी। सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का। पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है। पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो। ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है। इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया। चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहाँ पालती हूँ, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वांट दिल्ली टू डू वेल।
एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली आपको लगता है यहाँ की हवा ठीक नहीं है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक है। कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक। सो विद दैट आई लीव यू। एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूँ? मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं। या I see that you're making reels, you approach it and you've got a very nice candid way of speaking to people. ये deliberate effort है to reach out? ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, they are good. I'm just trying to understand what's motivated you. देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूँ और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूँ और मैं जनता के बीच में से आई हूँ और जनता के बीच में रहना चाहती हूँ। लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैं जनता की मुख्यमंत्री हूँ, तो लोगों के बीच में रह के, उनको सुन के, उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूँ। तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए। कहीं किसी नाले की सफाई सब करते थे, केजरीवाल ने भी करे किसी हैं। नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा? कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा? रात को, दिन में, सुबह यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूँ। जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है। All right. Rekha Gupta, good luck. Thank you so much. Like I said, for taking all the questions, despite knowing कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं. I like that. I like that. Thank you so much. This was a good chat. Thank you so much.